ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वन शॉट वीडियो जो कि रहेगा कम्युनिकेशन वाले चैप्टर के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि आपकी आईटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। अब इसके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले कम्युनिकेशन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है मैंने। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स, फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग शेयर्ड मीनिंग। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर आइडियाज। कोई भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपने से किसी और को दी, या फिर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन थी उसने आपको दी, तो वो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है अपने लिए? कम्युनिकेशन कहलाता है। और वो एक आइडिया का एक्सचेंज हो सकता है, एक मैसेज का एक्सचेंज हो सकता है, और यहां तक कि एक फीलिंग का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, बट किसी भी एक मीडियम के थ्रू। अब मीडियम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, मीन, यहाँ पे मीन से मतलब यही है कि किस चीज के थ्रू आपने वो कम्युनिकेशन किया है। वो बाई एयर भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, बट मैन डेफिनेशन क्या बोलता है? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ए सेंडर, अ मैसेज, अ मीडियम एंड अ रिसीवर। एक क्या चीज होनी चाहिए अपने पास कम्युनिकेशन में? एक सेंडर होना चाहिए जो कि मैसेज भेजेगा, एक मैसेज होना चाहिए जो कि जो मैसेज अपने को आगे ट्रांसफर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन तो हो एटलीस्ट, उसके बाद में तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद में एक मीडियम हो सकता है एंड ए रिसीवर जो कि उसको रिसीव करेगा आगे। इसके बाद में अपने सेशन वन से स्टार्ट करते हैं। सेशन वन में सबसे पहले अपने पास आता है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जानने से पहले अपने को कुछ एक डेफिनेशन और जाननी पड़ती है कम्युनिकेशन की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट पता तो हो कि कम्युनिकेशन होता क्या है। यहाँ पे देखो, कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, मीनिंग टू शेयर। कम्युनिकेट वर्ड से अपना कम्युनिकेशन बना है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? शेयर करना। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, कम्युनिकेट वर्ड जहां पे भी आ जाए उसका मतलब होता है शेयरिंग, और इसको अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, शेयरिंग एंड हैविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन या तो ले रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं। ठीक है, इसको आगे कोई समझने की जरूरत नहीं, नीचे आते हैं अपन सीधा जहां से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कम्युनिकेशन हैज थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कम्युनिकेशन के मेन तीन पार्ट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, कम्युनिकेशन के तीन पार्ट्स कौन से होते हैं। यहाँ पे 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, यहाँ तक के क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है कि कम्युनिकेशन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। तो पहला तो ट्रांसमिटिंग, देन लिसनिंग, देन फीडबैक। अब देखो, ट्रांसमिटिंग मीन्स क्या होता है? द सेंडर ट्रांसमिट्स मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर। जो सेंडर होता है वो अपना मैसेज ट्रांसमिट करता है बेसिकली, तो वही अपने लिए क्या प्रोसेस हो जाएगा? ट्रांसमिटिंग का प्रोसेस हो जाएगा। किसी भी एक मीडियम के थ्रू वो अपने मैसेज को ट्रांसफर करता है। इसके बाद में लिसनिंग, द रिसीवर लिसन्स और अंडरस्टैंड द मैसेज। रिसीवर क्या करता है? मैसेज को गेट करता है, उसके बाद में उसको क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है, वही अपने लिए क्या होता है? लिसनिंग। नेक्स्ट आता है फीडबैक, द रिसीवर कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल। अगर आपने किसी से कोई बात की, आपको उसका रिप्लाई मिला, तो जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स अपने लिए क्या है? फीडबैक है। ठीक है, और जो कि जरूरी होता है किस लिए? कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, कि हाँ अपना कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, मैंने इधर से हाय बोला, उधर से मेरे को हेलो का रिप्लाई मिला। इस तरीके से जो रिप्लाई होता है वो अपना फीडबैक होता है। अब देखो, कम्युनिकेशन के अंदर अपने पास कुछ मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो कि अपने पास 7 एलिमेंट्स होते हैं। यहां से भी आप ध्यान रखोगे, यहां से भी आप याद करोगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि अपने पास कम्युनिकेशन के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 7 होते हैं या 7 होते हैं, ध्यान में रखना इस चीज को। अब देखो, कौन कौन से होते हैं जो कम्युनिकेशन साइकिल में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज सेंडर। ऑब्वियस सी बात है, सेंडर में क्या होता है? द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन। एक ऐसा पर्सन जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहा है वो अपने लिए क्या हो जाएगा? सेंडर। उसके बाद में मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट सेंडर वांट्स टू कन्वे। जो सेंडर कोई कोई भी डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन ही क्या होगी? अपने लिए मैसेज होगी। तो वही अपने पास क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन जो कि सेंडर अपने को रिसीव करना, सेंड करना चाहता है या फिर कन्वे करना चाहता है। इसके बाद में चैनल, चैनल द मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंड। ऐसा मीडियम जिसके थ्रू अपना जो सेंडर है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, वो मीडियम में क्या कहलाएगा? चैनल कहलाएगा। उसके बाद में रिसीवर, द पर्सन टू whom द मैसेज इज सेंड। किसको मैंने मैसेज भेजा, यानी कौन उस मैसेज को गेट करेगा, वो अपने लिए क्या हो जाएगा? रिसीवर। इसके बाद में आता है फीडबैक। देखो, फीडबैक, द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज। फीडबैक मीन्स क्या होता है? रिसीवर्स का एक्नॉलेजमेंट होता है कि वो क्या चीज समझा, अपने जो मैसेज आया, सेंडर ने जो मैसेज किया उससे क्या समझा एंड क्या उसका रिस्पॉन्स किया, वही अपने पास क्या होता है? फीडबैक। इसके बाद में अपने पास आता है एनकोडिंग डिकोडिंग। अब एनकोडिंग देखो क्या होता है। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट्स, आइडियाज और मैसेजेस इनटू अ सिंबलिक फॉर्म सच एज वर्ड्स, जेस्चर्स और सिंबल्स दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द इंटेंडेड ऑडियंस। देखो, आपके जो भी मैसेज होगा उसको पहले एनकोड किया जाता है, ताकि आप बीच में उसको कोई ट्रांसलेट नहीं कर सके। अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैंने कोई मैसेज भेजा, ठीक है, तो वो एनकोड होकर आपके पास आएगा, तो व्हाट्सएप उसको क्या कर देगा? उसका रिवर्स प्रोसेस कर देगा, डिकोड कर देगा। कोई भी जो मैसेज है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज किया, उस सिंबॉलिक फॉर्म से वापस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है? एनकोडिंग और डिकोडिंग। एनकोडिंग मीन्स
जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म था उससे उसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर दिया, डिकोडिंग मींस सिंबॉलिक फॉर्म से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज कर दिया, बस इतना ही होता है इसके अंदर। तो ये 7 एलिमेंट्स अपने को ध्यान रखने हैं, 7 एलिमेंट्स अपने को ध्यान में रखने हैं। 7 एलिमेंट्स पे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एलिमेंट क्या करते हैं, तो अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कितने एलिमेंट्स अपने पास कम्युनिकेशन में होते हैं। इसके बाद में मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। फेस टू फेस हो सकता है, इनफॉर्मल जिसको अपन बोलते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है, ईमेल हो सकता है, नोटिस पोस्टर्स हो सकते हैं, बिजनेस मीटिंग्स हो सकते हैं, सोशल नेटवर्क्स, मैसेज, फोन कॉल फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज़लेटर, ब्लॉग्स एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे अपन एग्जांपल ले सकते हैं, बट कुछ एग्जांपल अपने को ध्यान में रखने होते हैं। इसके बाद में चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, आप सही कम्युनिकेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो किस पे डिपेंड करता है। देखो टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस आपकी कैसी है। आप बात कर रहे हो कोई इलेक्शन वगैरह की और ऑडियंस आपके बच्चे हैं, तो उनके तो कुछ काम में आने नहीं वाली वो। अब अगर आप बात कर रहे हो स्टडी की कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या चीज़ करनी है, तो वो बच्चों के काम में आएगी। इस तरीके से ऑडियंस को ध्यान रखना है। उसके बाद में कॉस्ट, कॉस्ट क्या पड़ रही है आपके कम्युनिकेशन में। काइंड, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आप उनको दे रहे हो, उनको डिजायर्ड है कि नहीं है, उनको रिक्वायर्ड है कि नहीं है। आप बात कुछ और ही कर रहे हो, आपके पास ऑडियंस कुछ और ही है। इस तरीके से अर्जेंसी एंड प्रायोरिटी, आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, या फिर कितनी जरूरत है, आप ऐसे ही कर रहे हो या फिर अकॉर्डिंगली कर रहे हो, ये चीजें। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स साउंड, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच। वर्बल कम्युनिकेशन मींस एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर अपन बोल के बातचीत करते हैं, ठीक है। स्पीकिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। स्पीकिंग यानी बोलना बहुत ज्यादा एक तरीके से मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन वे है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इजीली किसी को भी मैसेज समझा सकते हैं। इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आवर इमोशन इन वर्ड्स। इजीली अपन अपने वर्ड्स में अपने जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत अपने को नहीं आती है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब टाइप्स में देखो सबसे पहले आता है अपने पास इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मींस क्या होता है, द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड इन दस इज दस अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन। यहां से क्वेश्चन आता है कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में क्या डिफरेंस होता है। देखो इंटरपर्सनल में क्या होता है सॉरी, इंटरपर्सनल में आप क्या करोगे, वन ऑन वन कन्वर्सेशन करोगे। इसका मतलब है कि आपके सामने कोई ना कोई इंडिविजुअल अवेलेबल रहेगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। एक से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वन टू टू भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आपके पास वन ऑन वन इंडिविजुअल आपके सामने रहना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। एंड दूसरा आता है अपने पास इंट्रापर्सनल। एंड इंट्रापर्सनल मतलब यहाँ पे क्या है कि आप कई बार देखो अपने को खुद से डिसीजन लेने होते हैं कि कुछ भी चीज मेरे को खुद से करनी है कि नहीं करनी है। अपन खुद से क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज मेरे को करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो वो किसके अंदर आता है, इंट्रा पर्सनल के अंदर आता है। तो इनमें डिफरेंस ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हो सकता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। अब स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में देखो this type of communication takes place when there are more than two people involved. Each participant can interact can and converse with the rest. देखो सिंपल सी बात क्या है, ऐसा कम्युनिकेशन जब होता है तब क्या हो अपने पास, जब दो से ज्यादा पीपल एक साथ एक कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एक कम्युनिकेशन में कुछ चार या फिर पांच लोग बात कर रहे हैं, तो वो सारे क्या है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पे क्या बन जाएगा, एक स्मॉल ग्रुप बन जाएगा, जिससे वो क्या कर सकते हैं, ईच पार्टिसिपेंट, हर एक जो पार्टिसिपेंट है वो अपने सजेशंस दे सकता है, किसी भी टॉपिक पे अपने राय दे सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन देखो this type of communication takes place when two individual sorry one when one individual addresses a large gathering. पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब एक पर्सन बोल रहा होता है और बाकी की जो पब्लिक होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल सुन रहा होता है। इसको अपन इजीली समझ सकते हैं इलेक्शन के एग्जांपल से, कि जैसे कोई भी आपके पास लीडर आता है, तो वो लीडर एक अपना जो भी होता है वो प्रचार, जिसको अपन भाषण बोलते हैं, वो देता है। उसके बाद में जो सामने ऑडियंस खड़ी रहती है वो सिर्फ उसको सुनती है। तो वहां पे क्या है, एक लीडर बोल रहा है, बाकी जो ऑडियंस है वो सिर्फ उसको सुन रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पब्लिक कम्युनिकेशन का। इसके बाद में छोटा सा अपने पास एक टॉपिक और आता है रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन देखो क्या होता है। This form of communication involves writing words. It can be letter, circulars, reports, manuals, SMS, social media chats, etc. It can be between two or more people. रिटर्न कम्युनिकेशन है तो सिंपल से अपने को समझ में आता है कि राइटिंग में अपन बात कर रहे होंगे, तो राइटिंग में अपन सारी चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो भी चीज अपन लिखते हैं वो सारी चीजें किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, राइटिंग में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ एडवांटेजेस आते हैं अपने पास वर्बल कम्युनिकेशन के, ये देखते हैं। देखिए अब देखो एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। इट इज एन इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडियाज बाय सेइंग व्हाट यू वांट एंड गेट ए क्विक रिस्पांस। अपन क्या कर सकते हैं, एक इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है अपने पास वर्बल कम्युनिकेशन, जिससे अपन इजीली अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं और इजीली सामने वाले को समझा सकते हैं, जिससे अपने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद में अपने पास आता है डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन रिटन और स्पोकन वर्ड्स, समटाइम्स द मीनिंग कैन बी कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। देखो सिंपल सी बात है, कभी कभी अपन जब बात बोल रहे होते हैं तो उसके टोन से या फिर उस बोलने के तरीके से अपनी बात का
जो मतलब होता है वो सामने वाले के पास गलत जा सकता है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अपन बोलना कुछ और चाह रहे थे बट अपनी वर्डिंग्स थोड़ी गलत हो गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, उस चीज़ का मतलब भी दूसरा निकलेगा। तो इससे हो सकता है कि अपना जो रिसीवर है वो गलत समझ ले, अपना जो मैसेज अपन कन्वे करना चाहते थे वो मैसेज नहीं कन्वे होके दूसरा मैसेज वो समझ ले, तो अपने को इससे क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो अपन वर्बल कम्युनिकेशन को मास्टर कैसे कर सकते हैं, एकदम हाई लेवल से कैसे सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। देखो, थिंक बिफोर यू स्पीक। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप बातें बोल रहे हो उससे पहले आपको एटलीस्ट सोचना है कि क्या मैं बोल रहा हूँ वो सही है नहीं है। इस तरीके से आपको जज करके चलना पड़ेगा। थिंक अबाउट योर टॉपिक, कि आप किस टॉपिक पे बात करने वाले हो, उसके लिए एटलीस्ट आप एक बार सोचें। थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेक योर लिसनर्स। इफेक्टिव वेज आपको ढूंढने हैं अपने लिसनर को बताने के लिए कि जिन जिनसे वो इफेक्टिव होके आपकी बातें सुने। ऐसे नहीं कि आप बोलते जा रहे हो वो सुनता जा रहा है, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहने वाला है। इसके बाद में अंडरस्टैंड द टॉपिक। राइट और नोट डाउन वट एवर यू प्लान टू से। सबसे पहले प्लानिंग करो कि मेरे को क्या बोलना है और क्या लिखना है, सॉरी क्या बोलना है, उस चीज़ को आप लिखो, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करो। कंसाइज एंड क्लियर। आपके जो बातचीत है वो एक पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए एंड एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बात करो किसी चीज़ के बारे में और आप बात करते करते कहीं और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीक क्लियरली लाउडली एंड एट मॉडरेट स्पीड। आपको एकदम क्लियर बोलना है और जोर से बोलना है और एक नॉर्मल स्पीड में बोलना है। ऐसे नहीं कि आप ज़्यादा फास्ट बोल रहे हो या फिर ज़्यादा स्लो बोल रहे हो। मॉडरेट मीन्स होता है मीडियम, एक बीच की स्पीड आपको लेके चलनी है, ना कि फास्ट ना कि स्लो। बी श्योर द इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज टू द पॉइंट। आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो वो उसी पॉइंट पे हो जिस पॉइंट पे आपने टॉपिक स्टार्ट किया था, उससे आप इधर उधर नहीं जाएंगे। डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेस। कभी भी सेम सेंटेंस रिपीट नहीं करने चाहिए, इससे ऑडियंस बोर फील कर सकती है या फिर आपका जो भी वहाँ पे कम्युनिकेशन चल रहा है वो ब्रेक हो सकता है। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है कम्युनिकेशन में। आपका कॉन्फिडेंस एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो आपका बॉडी पोस्चर होता है, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना पड़ता है कम्युनिकेशन करते टाइम। बी कॉन्फिडेंट। हमेशा आपको कॉन्फिडेंट फील करवाना है सामने वाले को भी और खुद को भी कि आप कॉन्फिडेंट हो बात करते टाइम। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट स्ट्रेंड स्ट्रेट एंड बी अटेंटिव। हमेशा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है एंड सीधे खड़े रहना है। ऐसे नहीं कि आप बात कर रहे हो किसी से, अपने प्रिंसिपल से या फिर अपने टीचर से बात कर रहे हो एंड आप खड़े हो ऐसे पोस्चर में जो कि बिल्कुल भी अच्छा लगने वाला नहीं है, तो ऐसा आपको नहीं रहना है। इसके बाद में बी फ्रेंडली। सबके साथ आपको कैसा बिहेव करना है, फ्रेंडली बिहेव करना है एंड फ्रेंडली रहना है अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो। अब आता है नेक्स्ट अपने पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसको आप कैसे यूज करते हो, कोई भी टाइप का इन्फॉर्मेशन आप बोल के या फिर लिख के नहीं शेयर करते हो, ओनली बॉडी जेस्चर्स। बॉडी जेस्चर्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जेस्चर्स समझते हो, जैसे अपने हाथ के जो इशारे होते हैं उनके थ्रू अपन क्या करेंगे, जो भी अपनी बातचीत होगी उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने बॉडी जेस्चर से अपन क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं। जहाँ पे अपन हाँ ना में सारी लाते हैं, हाथों से कुछ बातचीत करते हैं, वो सारे किसके अंडर आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या होता है। देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स बताएं अपने को। इन अवर डे टू डे कम्युनिकेशन क्या क्या अपन करते हैं डे टू डे कम्युनिकेशन में। 55% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स, फेस, आर्म्स एंड एक्सेट्राज। 55% कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, आप जो अपने बॉडी मूवमेंट्स करते हो उनके थ्रू होता है, अपने फेस आर्म्स एक्सप्रेशन जो होते हैं उनके थ्रू होता है। उसके बाद में बताया 38% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वॉइस, टोन, पोजेस एटसेट्राज। इसके बाद में जो 38% कम्युनिकेशन होता है वो होता है अपने बोलने से, अपने वॉइस से, अपने टोन से, अपने पोजेस से। इसके बाद में जो बचा 7% वो होता है अपने वर्ड से। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये जो चार्ट है ये बहुत मैटर करता है चार्ट, कि आप पूरे दिन में कितने एक्सप्रेशन देते हो, कितना बोलते हो एंड कितनी चीज़ें आपके बिना बोले कंप्लीट होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर। अब देखो, इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से अपने पास क्वेश्चन उठता है। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखो, सबसे पहले आता है फेशियल एक्सप्रेशन, देन पोस्चर, जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, टच, स्पेस, आई कॉन्टेक्ट, पैरा लैंग्वेज, टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ और वॉइस। पैरा लैंग्वेज मीन्स ये होता है कि आप कैसे बोल रहे हो, जो चीज़ आपको बोलनी चाहिए वो बोल रहे हो, उसका टोन क्या है। यानी आप गुस्से में किसी से गुस्से में बोल रहे हो तो एकदम फ्लुएंटली, एकदम ऐसे जोर से बोलोगे, कॉमन सी बात है। एकदम प्यार से बात करो तो धीरे बोलोगे। इस तरीके से ऐसा आपको टोन मैनेज करके रखना है, स्पीड मेंटेन करके रखनी है एंड आपका जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करके रखना है। ऐसे नहीं कि आप फुल एकदम जोर से बोल रहे हो जहाँ पे आपको जोर से बोलने की जरूरत ही नहीं है, एकदम धीरे बोल रहे हो जहाँ पे आपको जोर से बोलने की जरूरत है। इस तरीके से आपको मेंटेन करके रखना है। इसके बाद में अपने पास आता है कम्युनिकेशन साइकिल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक से अपने पास एक क्वेश्चन हमेशा आता है और अब भी आएगा, ये पूछेगा व्हाट इज फीडबैक, या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछता है। अब देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सेंडर रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर अबाउट गेटिंग द मैसेज अक्रॉस, while as sender sends information the receiver provides feedback on the received message।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने के लिए जरूरी है क्या? देखो क्या इंपॉर्टेंट है, द सेंडर रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर अबाउट गेटिंग द मैसेज अक्रॉस। जब आपका मैसेज ट्रांसफर हो गया सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो रिसीवर का एक तरीके से रूल बनता है कि रिसीवर क्या करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिसीवर की, वो आपको एक्नॉलेजमेंट दे। कैसा एक्नॉलेजमेंट? कि मेरे ये मैसेज समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर आपको और इलाबोरेट करने की जरूरत है। इस तरीके से रिसीवर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेंडर को वो बताए, कंफर्म करे कि हाँ मुझे मैसेज समझ में आया या फिर नहीं आया। एक रिस्पॉन्स देना बनता है एंड रिस्पॉन्स देना चाहिए, जिससे कि सेंडर को ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरा मैसेज जो मैं पहुंचाना चाह रहा था वो आगे पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। इस तरीके से द रिसीवर प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द रिसीव्ड मैसेज। जैसे ही रिसीवर को मैसेज मिलता है, रिसीवर को फीडबैक देना चाहिए, जिससे एक तरीके से कंफर्मेशन हो जाता है कि मेरा मैसेज सक्सेसफुली रिसीव हुआ है रिसीवर को। एंड इसमें एक चीज़ और आती है, अगर अपना मैसेज सक्सेसफुली रिसीवर को रिसीव होता है और उसको समझ में आता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसको भी थोड़ा अपन ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में देखो आता है अपने पास टाइप्स ऑफ फीडबैक। अब फीडबैक के कितने टाइप होते हैं अपने पास? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट मेजर मेजर मैं आपको बता रहा हूँ। पहले होता है पॉजिटिव फीडबैक, देन नेगेटिव फीडबैक, उसके बाद में नो फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मींस कि आपने यस में रिस्पॉन्स किया, नेगेटिव फीडबैक मींस कि आपने नो में रिस्पॉन्स किया। नो फीडबैक मतलब आपको मैंने कुछ बोला, वो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है आपका ध्यान यहाँ पे नहीं था, हो सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं कर पाए होगा, इस वजह से नो फीडबैक आएगा। अगर मैंने आपको पूछा खाना खाया, अगर आपको वो चीज़ समझ में आ रही है, वो लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो आप मेरे को इजीली रिस्पॉन्स कर दोगे कि यस सर मैंने खाना खाया। अब आपको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरी तरफ देखोगे ना खड़े खड़े, ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे को रिस्पॉन्स कर पाओगे। अभी जैसे अपन मराठी में बात करने लग जाए अचानक से, या फिर जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए इंग्लिश में बात करने लग जाए, ऐसे कोई भी कॉमन लैंग्वेज जो कि किसी को नहीं आती, उसमें अगर अपन बात करने लग जाएंगे तो वो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। इस तरीके से उसमें क्या आ जाएगा? नो फीडबैक। उसके बाद में देखो अ गुड फीडबैक इज वन दैट इज, अब देखो एक गुड फीडबैक क्या होता है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला आता है स्पेसिफिक। गुड फीडबैक हमेशा क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। अवॉइड जनरल कमेंट्स। जनरल कमेंट्स को आपको अवॉइड करना है। ऐसे नहीं कि फीडबैक के अंदर जो भी चीज़ें हों वो आप जो भी बोल रहे हो वो सारे फीडबैक्स हैं, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर आपको चीज़ बतानी पड़ती है कि हाँ ये मेरी बात है, जो आपने बात बोली इसका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए। इस तरीके से ट्राई टू इंक्लूड एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई योर स्टेटमेंट, ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स रेदर देन जस्ट गिविंग एडवाइस अलाउज द यूजर रिसीवर टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड डू विद योर फीडबैक। देखो सिंपल सी बात है, अपने को क्या करना है, जो भी आपके दिमाग में जो भी बात आपको समझ में आई उसको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, स्पेसिफाई करने से मतलब ये है कि आपसे मैंने कुछ भी बात बोली तो उसको आपको मेरे को समझाना है एग्जांपल देके कि मेरे को सर आपकी बताई हुई बात से ये बात समझ में आई, इज इज ओके और नॉट, ये बात सही है कि नहीं है, इस तरीके से। उसके बाद में टाइमली। अब टाइमली से मतलब क्या है? देखो बीइंग प्रॉम्प्ट इज द की सिंस फीडबैक लूजेस इट्स इम्पैक्ट इफ डिलेड फॉर टू लॉन्ग। अब देखो इसमें मतलब ये होता है कि आपको मैंने जब कोई बात अभी कंप्लीट की है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके रिसीवर की कि आप मेरे को क्या करो, उसी टाइम इंस्टेंटली फीडबैक दो। जैसे कि मेरे को छुट्टी के लिए अप्रूवल चाहिए था, मैंने प्रिंसिपल को मैसेज किया सुबह में 8 बजे। अब उनका मेरे पास रिस्पॉन्स आता है रात में 8 बजे कि आपकी छुट्टी अप्रूव हो गई है, तो वो छुट्टी मेरे किसी काम की रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स अपने को हैंड बाय हैंड मिलना चाहिए, जिससे अपने को ये पता चलेगा कि अपने जो कम्युनिकेशन किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। अगर अपना फीडबैक डिले होता है तो वो कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो फीडबैक रॉन्ग माना जाएगा, वो फीडबैक कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद में आता है पोलाइट। while it is important to share feedback, the recipient should not feel offended by the language to the feedback, लैंग्वेज ऑफ द फीडबैक, सॉरी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आपने किसी को कोई बातचीत बताई, कुछ भी बताया, हो सकता है कि आपकी बात तो सामने वाले को नहीं पसंद आई हो, तो वो अपना जो भी फीडबैक होगा वो किसी भी वे में दे सकते हैं। तो अपने को उस चीज़ को लेके ऑफेंड नहीं होना है। जो रिसीवर है वो ऑफेंड नहीं हो, जब मैंने आपसे कुछ बात बोली तो रिसीवर को ऑफेंड नहीं होना है, उसको अपना जो भी फीडबैक है वो शेयर करना है पोलाइट वे में। इसके बाद में ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट। फीडबैक शेयरिंग शुड बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। आफ्टर ऑफरिंग फीडबैक लेट्स रिसिपेंट नो यू आर अवेलेबल फॉर सपोर्ट। सिंपल सी बात है कि फीडबैक एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसके अंदर आप अगर किसी से कंटिन्यू बातचीत कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूस फीडबैक मिलता रहना चाहिए, जिसका आपको ये पता चलता रहेगा कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आगे वाले को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कितनी बात समझ में आ रही है और कितनी बात समझ में नहीं आ रही है, इस तरीके से। इसके बाद में अपने पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक देखते हैं। देखो इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। अगर आपका फीडबैक सही है तो वो क्या करता है? इफेक्टिव लिसनिंग को क्या करता है? वैलिडेट करता है। द पर्सन प्रोवाइडिंग द फीडबैक नोज दे हैव बीन अंडरस्टूड एंड देयर फीडबैक प्रोवाइड सम वैल्यू। अगर आप किसी को कोई बातचीत बता रहे हो और उसने आपको फीडबैक दे दिया, यानी मैंने आपको कुछ भी पूछा आपने हाँ में रिस्पॉन्स दिया, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा आराम से कि आप मेरी बात समझ चुके हो। इस तरीके से आपको फीडबैक देना कंपलसरी है, जिससे कि जो सेंडर होता है वो ये समझ पाए कि हाँ रिसीवर को मेरी बात समझ में आई, और रिसीवर ये समझ पाए कि हाँ सेंडर मेरे को बात समझा पाया। इट मोटिवेट्स।
फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू build better work relationships and continue the good work that is being appreciated. अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है या फिर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, अगर आपको अप्रिसिएशन कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं तो आप क्या कर पाओगे, अच्छे से उस काम में अपना पॉजिटिव दे पाओगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको रिस्पॉन्सेज अच्छे मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए काम भी फिर अच्छे से करोगे क्योंकि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ पे मिल रहा है। अब आप मोटिवेटेड फील करोगे। इसके बाद में आता है इट इज़ ऑलवेज देयर एवरी टाइम यू स्पीक टू ए पर्सन वी कम्युनिकेट फीडबैक सो इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन। हमेशा अगर आप किसी से बात करें तो कुछ ना कुछ फीडबैक होता है, ऐसा नहीं कि फीडबैक नहीं होता है। फीडबैक हमेशा होता है, वो डिपेंड करता है कि अपन फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। ओके, इट बूस्ट्स लर्निंग। फीडबैक इज मोर इंपॉर्टेंट टू रिमेन फोकस्ड ऑन गोल्स, प्लान बेटर एंड डेवलप इंप्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फीडबैक बहुत ज़्यादा जरूरी है, किस लिए कि आपको फोकस करना है गोल्स पे, उसलिए क्योंकि आपको जब पता ही नहीं रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, जज ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोई काम को आगे बढ़ा नहीं सकते। बट आपको फीडबैक्स मिल रहे हैं कि आप ये काम अच्छा कर रहे हो, ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, आप अपना काम को इंप्रूव कर सकते हो इजीली, अपने सर्विसेज को इंप्रूव कर सकते हो इजीली। It improves performance. Like feedback can help to form better decision to improve and increase performance. अगर आपको फीडबैक प्रॉपरली मिल रहे हैं तो उससे क्या होगा, बेटर डिसीजन ले पाओगे एंड अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाओगे और इंप्रूव कर पाओगे। इसके बाद में आता है अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉलोज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जो कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करता है। तो इतना थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद में इसके बैरियर्स देखते हैं। देखो, बैरियर में पहला था अपने पास फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर इज द एनवायरमेंट एंड नेचुरल कंडीशन दैट एक्ट एज ए बैरियर इन द कम्युनिकेशन इन सेंडिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। नॉट बीइंग एबल टू सी जेस्चर्स, पोस्चर, जनरल बॉडी लैंग्वेज कैन मेक कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव। अब फिजिकल बैरियर मतलब क्या होता है, नेचुरल कंडीशंस, कि आपके इधर कोहरा हो रखा है और आप किसी को इशारा कर रहे हो, तो कोहरे में सिंपल सी बात है सामने वाले को इशारा नहीं सुनेगा। और ऐसा अपन मान सकते हैं कि साउंड पॉल्यूशन हो रखा है, किसी जगह पे बहुत ज्यादा साउंड है, वहां पे आप किसी को आवाज लगा रहे हो तो वहां पे भी सामने वाले पर्सन को वो चीज नहीं सुनेगी। इस तरीके से कुछ फिजिकल बैरियर्स अपने पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। इसके बाद में आता है लिंग्विस्टिक बैरियर्स। अब लिंग्विस्टिक बैरियर मतलब ये होता है कि लैंग्वेज बैरियर्स, द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज इज नोन एज लैंग्वेज बैरियर टू कम्युनिकेशन। लैंग्वेज बैरियर्स आर द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स विच कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिस इंटरप्रिटेशंस बिटवीन पीपल। सिंपल सी बात है कि आप क्या करते हो, अगर मैं कहीं और से आया हूँ, कुछ दूसरे किसी स्टेट से आया हूँ, मेरी लैंग्वेज आपको नहीं आती और मैं आपको कुछ चीज़ उसमें समझाने की कोशिश करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस बात को समझ नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है, आप मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। तो इस वजह से क्या आते हैं अपने पास, लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं, जिससे कि अपन सामने वाले की लैंग्वेज नहीं समझ सकते या फिर सामने वाले को अपनी लैंग्वेज नहीं आती। इंटरपर्सनल बैरियर मींस कि देखो क्या होता है, बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ओकर व्हेन द सेंडर मैसेज इज रिसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट वाज इंटेंडेड। देखो सिंपल सी बात है कि मैं किसी को किसी और इंटेंशन से मैसेज भेजने वाला था, बट सामने वाले ने दूसरे इंटेंशन से वो मैसेज लिया है। इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ बैरियर क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि सामने वाले को मैं जो बात समझाना चाह रहा था वो बात उसको समझ में आई नहीं, उसको उसका अल्टरनेट समझ में आया। तो सिंपल सी बात है, वो मैसेज में क्या आएगा, मेरे पास बैरियर आएगा कम्युनिकेशन में। उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशंस आर डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर द that follow performance standards, rules and regulations, procedures, policies, behavioral norms, all these affect the free flow। अब देखो, एक पर्सन कोई कैपेबल है जो कि किसी एक पोस्ट पे डेजिग्नेट हुआ है किसी भी एक कंपनी में, तो वहां पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल्स ऐसे हैं कि आप अगर एक हाई पोस्ट पे हो तो ही आपको प्रमोशन मिलेगा। तो जो लो पोस्ट पे जो पर्सन डेजिग्नेट हुआ है, उसकी पोस्ट, उसको नॉलेज अच्छा है, तो वो तो कभी हाई पोस्ट पे जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उनके रूल्स ही ऐसे हैं। इस तरीके से अपन क्या नहीं कर सकते, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में भी अपने पास क्या आते हैं, कुछ बैरियर्स आते हैं जिनसे अपने को कुछ दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में अपने पास आ सकते हैं, देखो कल्चरल बैरियर्स। अब कल्चरल बैरियर्स मींस क्या होता है, कल्चरल बैरियर is when cultural barrier is when people of different cultures are unable to understand each other's customs, resulting in inconvenience and difficulties. People sometimes make stereotypical assumptions about other based on their कल्चर बैकग्राउंड्स। अब सिंपल सी बात क्या है कि आप किसी कल्चर से बिलोंग करते हो, तो जब आप दूसरे कल्चर में जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ दिक्कत होगी। कुछ दिक्कत कैसी होगी? सिंपल सी बात है कि आप स्टेरियोटाइप्स बनाना क्रिएट कर दोगे, वहाँ पे प्रोटोटाइप्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, यानी इमेजिनेशंस, अजम्पशंस बनाने स्टार्ट कर दोगे कि मैं अगर आपको कोई जेस्चर देता हूँ, कोई बॉडी जेस्चर देता हूँ, कोई इशारा करता हूँ, तो आपको अपने कल्चर में जाके वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि हाँ
मेरे कल्चर में इस चीज़ का मतलब ये है, बट ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप अभी खड़े हो, जहाँ पे आप अभी हो, वहाँ पे उस चीज़ का मतलब वही हो। तो इस वजह से क्या हो सकता है, कुछ कल्चरल अपने पास बैरियर्स भी क्रिएट हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, जो कि अपने कम्युनिकेशन में बाधा बना सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं होने देते हैं। इसके बाद में अपने पास आता है वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन कौन से वेज है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं उनसे ओवरकम कर सकते हैं। देखो कौन कौन से वेज है। यूज सिंपल लैंग्वेज, कोशिश क्या करनी है, अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखना है। डू नॉट फॉर्म अजम्पशंस ऑन कल्चर, रिलीजन और जियोग्राफी। कभी भी अजम्पशंस नहीं बनाने हैं अपने कल्चर पे, रिलीजन पे या फिर जियोग्राफी पे। यानी आप कहीं पे जा रहे हो तो उनको जाके अब उनके कल्चर के लिए कुछ नहीं बोलना है। आपका कल्चर बेस्ट है, सामने वाले का कल्चर भी बेस्ट है, आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी कमिटमेंट्स नहीं करने हैं, कोई भी कमेंट्स पास नहीं करने। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके इंडिविजुअल पर्सन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, जहाँ पे पर्सन इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है। यूज विजुअल्स, अपन विजुअल्स यूज कर सकते हैं, विजुअल्स लाइक ग्राफिक्स या फिर पोस्टर्स, समझाने के लिए कोई चीज़। टेक हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंसेज इन लैंग्वेज। अगर आपको लिंग्विस्टिक बैरियर आ रहा है तो आप ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी हेल्प करेगा लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने में। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन, हमेशा दूसरों के ओपिनियन के लिए रिस्पेक्टफुल रहें। ऐसा नहीं कि अपने ही डिसीजंस हैं वो बेस्ट हैं, अपने डिसीजन सब कुछ, ऐसा कभी नहीं होता। इसके बाद में अपने पास यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। 7 सीज के नाम प्लस सातों सीज की डेफिनेशन आपको याद करनी है। अगर आप नाम भी याद रखते हो तो बहुत काफ़ी है, क्योंकि आपको नाम से समझ में आ जाता है कि कौन से का मतलब क्या होता है। तो देखो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन अपने पास होते क्या हैं। सबसे पहला होता है क्लैरिटी, नेक्स्ट कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, कर्टसी, करेक्टनेस, सॉरी कंक्रीटनेस था ये करेक्टनेस, देन कंसिडर। तो अपने को इन सब के मीनिंग अगर अपन देखें तो ऑल ओवर अगर आपको मैं एक समरी बताऊं तो समरी ये बोलती है, आप जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हो वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, एक दूसरे पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए, उस चीज़ का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, सारा जो आपका कम्युनिकेशन है वो सही होना चाहिए, और जो आपका कम्युनिकेशन आप कर रहे हो वो किसी ना किसी चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बेतुकी बातें करके किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस तरीके से ओवरऑल बोला जाए तो ये सातों पॉइंट्स को आप मर्ज करके समझ सकते हो, जिससे कि आपको जब पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ ले 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, एंड चांसेस हैं कि 7 सीज पूछता है। बेसिकली क्वेश्चन ये आता है 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इधर उधर दिक्कत हुई तो वो आउट हो जाएगा दिमाग से, और अगर आउट हुआ तो वहाँ पे 2 नंबर अपने माइनस हो सकते हैं, अपने को 1 नंबर भी माइनस नहीं करवाना है। ठीक है, इसके बाद में अपने पास आता है राइटिंग स्किल्स, जो अपना सेशन 6 रहेगा। देखो राइटिंग स्किल्स में क्या आता है, पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं राइटिंग स्पीच में, और कुछ नहीं है, सिंपल सा पार्ट ऑफ स्पीच जो आप अभी तक पढ़ते आए हो उन सबके डेफिनेशन आपको थोड़े थोड़े देख लेने हैं। मेजरली आते नहीं है पेपर में क्वेश्चन, बट अगर इन केस आ जाए तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारे लोग उसको कर पाएंगे। Writing skills are the part of verbal communication, are included emails, letters, notes, articles, SMS, chat, blogs, etc. राइटिंग स्किल्स में ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद में नीचे देखते हैं, देखो कुछ इसके बाद में कैपिटलाइजेशन रूल आता है अपने पास एक। कैपिटलाइजेशन रूल में ये होता है कि आपको कहाँ कहाँ पे कैपिटल वर्ड्स यूज़ करने, लाइक अपना जो भी सिटी का नाम हो गया, आपका नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम हो जाता है, किसी भी थिंग का नाम हो जाता है, इस तरीके से कहाँ कहाँ पे आप कैपिटल लेटर्स फर्स्ट में यूज़ करते हो, बस वो ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने पास आता है कुछ पंचुएशन रूल्स, सॉरी पंचुएशन मार्क्स। फुल स्टॉप का आपको पता होगा, कोमा का आपको पता होगा, क्वेश्चन मार्क पता होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क पता होगा। ऐसे अपने पास पीरियड्स होते हैं, ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं, इनके मार्क आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं ये अपने को पता होनी चाहिए। इसके बाद में अपन कुछ सेंटेंसेस देखेंगे नीचे इसी पीडीएफ में, उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि अपने पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, वहां से क्वेश्चन कुछ बन सकता है। अब इसके बाद में आता है बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच देखो क्या क्या होता है अपने पास। द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ अ पर्टिकुलर वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। अब एक सेंटेंस के अंदर आप पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे यूज करते हो, किसी भी एक वर्ड को या फिर एक फंक्शन को, वो अपन देखने वाले हैं। सिंपल से अपने पास कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। बेसिकली अपने पास 8 होते हैं, तो अपन 9 को काउंट करते हैं, इसमें अपन आर्टिकल भी रखते हैं। तो एटलीस्ट आपको इन 8 से 9 के डेफिनेशंस थोड़े थोड़े क्लियर होने चाहिए। अगर आपको थोड़े बहुत डेफिनेशंस क्लियर होंगे तो विद एग्जांपल आप इनको इजीली क्लियर कर पाओगे। इसके बाद में अपने पास आता है राइटिंग स्किल्स, सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। राइटिंग स्किल में अपने पास 2 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। इसके अलावा देखो सबसे पहले अपने पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अपन देखते हैं कि स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में देखो क्या होता है, ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एन ओपिनियन, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन और डिक्लेयर समथिंग। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट और एक्सप्रेस अपने ओपिनियंस को बताता है, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन कोई भी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक एग्जांपल देखें, द सन सेट्स इन द वेस्ट, एक नॉर्मल सेंटेंस होता है जो क्या बताता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन
बताता है। इसके बाद में सेकंड पार्ट होता है क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। An interrogative sentence asks a question and seeks information. It often begins with a question word: who, what, when, where, why, how. नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है अपना क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस टाइप के सेंटेंसेस क्या करते हैं, अपन से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि स्टार्ट किस वर्ड से होते हैं, या तो who, what, when, where, why, how. अब जैसे एग्जांपल दिया है व्हाट इज योर नेम, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा अपना किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इसके बाद में अपने पास आता है नेक्स्ट इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यहाँ से ध्यान में रखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सिंपल से वो सेंटेंस जिनके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। डेफिनेशन देखें तो an exclamatory sentence expresses strong emotion or reactions. It ends with an exclamation mark and conveys excitement, surprise, joy or other intense feeling. ध्यान ये रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, या तो स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर कोई रिएक्शन को शो करता है जो कि एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क मींस ये होता है, सबको पता होगा, ठीक है। या फिर क्या करता है, कोई भी एक्साइटमेंट हो गया, सरप्राइज हो गया, जॉय हो गया और ऐसी कोई इंटेंस फीलिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल देखें तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, ये देख सकते हैं आप, इसमें एग्जांपल दिया है व्हाट ए ब्यूटीफुल सेंटेंस, एंड किससे हो रहा है अपने पास, एक तरीके से एक्सक्लेमेटरी मार्क से, जो कि जॉय को शो कर रहा है। ओके, इसके बाद में लास्ट आता है अपने पास ऑर्डर और इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखो कौन से होते हैं। एन इंपेरेटिव सेंटेंस गिव अ कमांड, मेक्स अ रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस। इट ऑफन बिगिंस विद अ वर्ब एंड एट द सब्जेक्ट यू इज इंप्लाइड। देखो सिंपल सी बात क्या है, जो अपने पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और ऑर्डर सेंटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वैसे या तो कोई कमांड क्रिएट करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर, या तो कोई कमांड देंगे, या फिर क्या करते हैं किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई एडवाइस देते हैं। लाइक एग्जांपल अपन देखें तो क्लोज द डोर। क्लोज द डोर मतलब क्या है, ये तरीका का कमांड है कि मैंने आपको बोला क्लोज द डोर, आप गेट बंद करो। इस तरीके से जो कमांड्स देते हैं, एडवाइस देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं। इसके बाद में समरी अगर अपन देखें इन चारों सेंटेंसेस की तो क्या बोलती है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है, मेक ए स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाता है नॉर्मल सा, उसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कि कोई चीज बताता है। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है अपने पास, ये कोई आस्क का क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन अपने से पूछता है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आस्क का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करता है कौन, एक्सक्लेमेटरी, जो अपना स्टेटमेंट होता है। इसके बाद में लास्ट आता है इंपेरेटिव स्टेटमेंट, गिव्स ए कमांड और मेक्स ए रिक्वेस्ट। ऐसे स्टेटमेंट जो क्या करते हैं, तो रिक्वेस्ट करते हैं, फिर कमांड करते हैं, फिर एडवाइस देते हैं। इसके बाद में वही फिर से अपना चैनल का प्रोमो रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे पाइथन विद करण पे आपको ऐसे ही अपने क्लास 10th आईटी के सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, आप विजिट करके आराम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, चाहे तो प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको